Good morning, student. I am Deepsika Tripathi from St. Xavier's School. Students, before starting the chapter, I would like to say that all of you subscribe our channel and press bell icon for getting the new videos. बच्चों, आज हम आपको हिंदी साहित्य में सोना पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। तो बच्चों, इस पाठ को महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम महादेवी वर्मा जी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जिसने लिखा है उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च सन 1907 जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में होली के दिन हुआ था। इनके पिताजी का नाम बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम श्रीमती हेमरानी वर्मा था। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा जी सन 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद ये समाज सेवा में लग गई। सन 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात इन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला पीठ की स्थापना की और वहां की प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का भी संपादन इन्होंने किया। हिंदी जगत के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा जी को हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया और महिला शिक्षा को काफी बढ़ावा भी दिया। महादेवी वर्मा जी ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम भी उठाए। इनका विवाह सन 1916 में श्री स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हुआ था। विवाह के कारण कुछ दिन तक इनकी शिक्षा रुकी रही, परंतु बाद में इन्होंने फिर क्रास्थवेट कॉलेज में प्रवेश लिया, जो कि इलाहाबाद में था, और वहाँ ये छात्रावास में रहने लगी। वहीं से महादेवी जी की प्रतिभा का निखार प्रारंभ हो गया और इन्होंने कई रचनाएं जैसे दीपशिखा, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, नीरजा, निहार, सप्तवर्ण, अग्निरेखा, सांध्य गीत आदि कई रचनाएं इन्होंने लिखी, जिस पर इनको पुरस्कृत भी किया गया। इनको सन 1956 में पद्म भूषण से तथा सन 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1982 में काव्य संकलन यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ऐसी थी हमारी ये महान लेखिका। इस महान लेखिका की मृत्यु जो है सन 11 सितंबर सन 1987 में प्रयाग में हुई। ठीक है बच्चों, तो ये महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय था, जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया। अब हम आपको इनके द्वारा लिखित जो पाठ है वह पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि इनके जीवन की एक घटना उसमें लिखी हुई है। महादेवी वर्मा जी को जो है जीवों से बड़ा प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपने घर में कई जीव पाल रखे थे। ठीक है, परंतु हम अपना पाठ प्रारंभ करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि जो पाठ से संबंधित ये कठिन शब्द आपको दिए हुए हैं, इनको आप लिखें और याद भी करें। ठीक है बच्चों, सोना चैप्टर महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस पाठ में लेखिका ने पशु पक्षियों के प्रति मानव की क्रूरता तथा निरीह प्राणियों में पाई जाने वाली अहिंसक प्रवृत्ति एवं स्नेह की भावना का सूक्ष्म चित्रण किया है कि मतलब जो भी जीव जगत में जो भी लोग हैं उनके अंदर भी प्रेम होता है, वो भी मनुष्य की तरह से हर किसी को प्रेम कर सकते हैं, परंतु मनुष्य जब क्रूर हो जाता है तो उनको मार करके उनकी हत्या करना चाहता है। ठीक है, तो इस पाठ में मुख्य रूप से लेखिका ने उसी सोना के बारे में बताया है। तो लेखिका को सोना की याद आती कैसे? सबसे पहले तो हम आपको पाठ में यही बता दें। लेखिका के पड़ोस में रहने वाली धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता कुछ वर्ष पहले उसके पास में जो है एक हिरन लेकर के आती हैं। ठीक है, जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो उनसे बहुत स्नेह करने लगती है, परंतु जब वह यह सोचती है सुस्मिता कि अब वह जो है इसको बहुत अधिक समय तक नहीं रख पाएगी, क्योंकि उसके लिए खुला मैदान चाहिए जहाँ वो खेल सके, तब लेखिका जो है वह उस हिरन को ले लेती है। सुस्मिता लेकर के जाती है और लेखिका उसको अपने पास में रखती है, परंतु रखते समय लेखिका के मन में सोना की याद आ जाती है और जिस समय सोना की मृत्यु हुई थी उसी समय लेखिका ने यह संकल्प लिया था कि अब वह हिरन को कभी नहीं पालेगी।
लेकिन सुस्मिता के आग्रह करने पर लेखिका उसकी दशा देखती और सोचती है कि अगर हमने इसके जीवन की रक्षा नहीं की इस हिरण की, तो जो है इसको मनुष्य मारकर खा जाएगा। इसलिए लेखिका जब उस हिरण को पालने का, दूसरे हिरण को पालने का निश्चय करती, तभी उसे सोना की याद आ जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में सोना के बारे में ही बताया गया, सोना के जीवन की लघु कथा का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जिस प्रकार से दूसरा हिरण लेखिका के जीवन में आया था, ऐसे ही सोना को भी एक बालिका लेखिका के पास में लेकर के आई थी। जिस समय सोना लेखिका के जीवन में आई थी, उस समय वह अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी और वह बहुत छोटी थी। उसके बाल सुनहरे रंग के थे, उसका कोमल शरीर था, छोटा सा मुंह था, बड़ी बड़ी आंखें थीं जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती थी। हिरण की आंखें वैसे भी बहुत सुंदर होती हैं, अगर आप देखेंगे, इसीलिए तो माँ सीता को मृगनयनी कहा जाता है, क्योंकि हिरण की आंखें सर्वाधिक सुंदर हैं, जितने भी प्राणी जगत हैं उनमें सब में। ठीक है, तो उसी प्रकार सोना बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखते ही लोगों ने उसके कई नाम रख दिए थे, इसीलिए उसको चंपकवर्णा, रूपसी, सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि कई नामों से उसको बुलाया जाता था। सोना जब आई तो उसने अपने व्यवहार से सभी का मन जीत लिया। ठीक है, वह छात्रावास में जाती थी तो छात्रावास में जो बच्चे थे उन बच्चों के साथ दौड़ती थी। शुरुआत में तो बच्चे उससे डरते थे, किसी ने प्रेम नहीं किया, पर धीरे धीरे जब वह बच्चों के साथ जैसे ही घंटी लगती वैसे ही पहुंच जाती थी, मेस में चली जाती थी, वहाँ खाती थी, धीरे धीरे बच्चे और शिक्षक सभी उससे प्रेम करने लगे थे। सोना को जब महादेवी वर्मा जी घर लेकर के आई तो उस समय का अब हम आपको दृश्य बताते हैं। जब वो महादेवी वर्मा जी सोना को अपने घर लेकर के आती हैं तो जो उन्होंने अन्य जीव पाल रखे थे, जैसे बिल्ली, जो बिल्ली पाल रखी थी उसका नाम था गोधुली। जो उन्होंने कुत्ता पाल रखा था, उन्होंने 2 कुत्ते थे, हेमंत और वसंत। उन्होंने एक कुत्ती यानी फीमेल डॉग भी पाला था जिसका नाम था फ्लोरा। वो सब जब सोना को देखते हैं तो पहले बहुत रुष्ट हो जाते हैं। भाई, आपके घर में अगर 4 जीव पहले से हो तो जब आप कोई नया जीव लेकर के आएंगे तो उसको देख करके जो अन्य जीव होते हैं थोड़ा सा गुस्सा करते हैं ना, उससे शुरुआत में प्रेम नहीं करते हैं। परंतु सोना ने अपने अच्छे व्यवहार से सभी से प्रेम कर लिया। अब भाई, पशु पक्षियों का अच्छा व्यवहार यही होगा कि वो किसी को मारे ना, किसी को काटे ना, और अच्छे व्यवहार में उनके अंदर इतना अधिक बोलने की तो क्षमता होती नहीं, परंतु वो अपने व्यवहार से ही सबका दिल जीत लेते हैं। आज भी आप लोग देखते हो कि जिनके घर में जो है डॉग पाले जाते हैं तो वो अपने मालिक को बहुत पहचानते हैं। अगर आप उनसे जो कहेंगे वो आपकी भावनाओं को तुरंत समझेंगे। अगर आप दुखी होंगे तो आपके साथी दुखी भी होते हैं। तो उसी प्रकार से सोना भी थी। ठीक है, वह इतनी छोटी थी सोना कि उसको जो है, जो शीशी होती, शीशी में दूध भर करके पिलाया जाता था। ठीक है बच्चों, अब हम आगे आपको बताते हैं। वह दिन भर जो है विद्यालय से छात्रावास विद्यार्थियों के साथ में जब खेलती रहती, उसके बाद में मेस में पहुंचती, घर के नौकरों के साथ में खेलती, और उसके बाद में लेखिका के पास जाती। और जब लेखिका के पास जाती तो लेखिका के जो पावे होते हैं उसके पास में वह बैठ जाती थी। ठीक है, लेखिका के बेड के या चारपाई के जो पावे थे उसी के पास में वह बैठ जाती थी और सुबह होते ही वहाँ से हटती थी, यानी अकेले कहीं नहीं जाती आती थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा? हाँ, और जब सोना बहुत अधिक खुश होती थी तो वह अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए लेखिका के चारों ओर घूमती थी, उसके सिर के ऊपर से छलांग लगाती थी। जब सोना लेखिका के सिर के ऊपर से छलांग लगाती थी तो कभी कभी देखने में ऐसा लगता था कि जैसे उसके कहीं चोट ना लग जाए लेखिका की, लेकिन वह इस तरीके से छलांग सोना लगाती थी, जब उसके सिर के ऊपर जाती तो अपने पैरों को समेट लेती थी जिससे कि लेखिका के चोट नहीं लगती थी, और उसके आसपास घूमती थी। कभी कभी तो लेखिका की साड़ी का पल्लू, लेखिका की चोटी, यह सोना चबाती रहती थी। वह बहुत अधिक प्रेम करती थी लेखिका को, क्योंकि लेखिका को भी जीवों के प्रति प्रेम था। धीरे धीरे 1 वर्ष का समय बीत गया। सोना हरिण सावक थी, अर्थात जब आई थी तो वो बच्चा थी, छोटी थी। हमने आपको बताया था कि शीशी में दूध पीती थी। धीरे धीरे जब समय बीत गया तब वह हरिण सावक से हरिणी में परिवर्तित हो गई। ठीक है, आर्यन बेटा आप बताइए कि हरिण सावक से जब सोना हरिणी पर, तो हरिण सावक किसको बोला गया? हाँ ठीक, हरिण से अर्थात शैशवावस्था में थी तो हरिण सावक, यानी तब वह बच्चा थी। बिल्कुल सही आपने बताया। अब वह धीरे धीरे बड़ी हो गई तो अब हिरनी बन गई।
जब वह हिरनी बनी तो उसके जो शरीर पे पीले रोए थे वो ताम्र वर्ण के लगने लगे और बहुत अधिक सुंदर लगने लगे। उसके खुर काले, आपने जानवरों के खुर देखे हैं? जितने भी जानवर होते हैं उनके खुर कैसे होते हैं? काले होते हैं। और उसके जो काले होते, काला रंग भी दो तरीके होते हैं, एक होता है चमकीला। तो जब सोना बड़ी हो गई तो उसके खुर जो है वो चमकने लगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? अर्थात बहुत चमकीले, बहुत सुंदर लगने लगे। उसकी आंखें देखने में ऐसे लगती थी कि जैसे नीलम रत्न का नाम आप लोगों ने सुना हो, कि जैसे नीलम का रत्न हो, एकदम नीली नीली उसकी आंखें थी, बहुत सुंदर, ऐसा लगता था जैसे बिजली जैसी चमक रही हो उसकी आंखों से। तो इस प्रकार सोना का जो है सुंदरता का वर्णन हमने आपको किया कि सोना इतनी सुंदर थी। सोना की सुंदरता का ये वर्णन हमने आपसे किया। और जब वह बड़ी हो गई तो धीरे धीरे वह जो है समझदार भी हो गई। जैसे कि जब कोई बच्चा छोटा होता है तो आप उसको कोई काम मना करते तो वह कई बार करता है, परंतु जब धीरे धीरे वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो जब आप उसको 2 बार समझाते हैं तो उसको समझ में आ जाता है, फिर वो दोबारा वो काम नहीं करता है। यही प्रवृत्ति जो है वो पशु पक्षियों में भी होती है। एक दिन लेखिका ने देखा कि फ्लोरा कहीं बाहर घूमने चली गई और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत होकर लेटी है, उसके बच्चों की देखभाल कर रही है। ठीक है, भक्तिन कौन थी? आप बताइए समृद्धि, भक्तिन कौन थी? बिल्कुल सही, लेखिका के घर की सेविका थी। तो उसकी एक कोठरी थी, उसमें सोना जो है वो फ्लोरा के बच्चों की देखभाल कर रही थी और फ्लोरा घूमने चली गई थी। फ्लोरा कौन थी? आप बताइए समृद्धि। बिल्कुल सही, फीमेल डॉग थी। ठीक है, तो अपने बच्चों को, भाई आपके घर में आपके माता पिता आपको अगर किसी व्यक्ति के पास में छोड़ करके जाते तो पूर्ण विश्वास के साथ छोड़ करके जाते हैं। ऐसे ही जीव जगत में भी जो प्राणी होते हैं उनको एक दूसरे पर विश्वास होता है। तो वैसे उसी प्रकार फ्लोरा जो है वह सोना पर बहुत विश्वास करती थी, इसीलिए वह सोना के भरोसे अपने बच्चों को छोड़ करके बाहर घूमने चली जाती थी। ठीक है, और लेखिका के पास जब सोना आती थी तो लेखिका में अपना शरीर रगड़ती थी, लेखिका की चोटी काटती थी, लेखिका के साड़ी का पल्लू जो है खूंट में दबा लेती। तो ये सब क्या था? ये उसका प्रेम प्रदर्शन करने का एक तरीका था, एक जरिया था। इसी प्रकार वह प्रेम प्रदर्शित करती थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? हाँ बिल्कुल सही। उसी वर्ष लेखिका ने ग्रीष्म ऋतु में बद्रीनाथ की यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। किस वर्ष? जब वह धीरे धीरे बड़ी हो गई, 1 वर्ष के बाद में, तो लेखिका ने घूमने का प्लान बनाया और वह कहाँ के लिए? बद्रीनाथ की यात्रा के लिए। लेखिका जो है वह प्रायः जीव जंतुओं को किसी नौकर के सहारे छोड़कर नहीं जाती थी, घर में जो सर्वेंट थे उनके सहारे छोड़कर नहीं जाती थी, परंतु इस बार वह जा रही थी। और कभी कभी ऐसा पड़ता था तो साल में जब कोई भी व्यक्ति एक बार जाता है तो किसी न किसी के भरोसे पर छोड़ के वह अपने पालतू जीवों को चली गई और अपने सेवक की जिम्मेदारी पर छोड़ करके गई। ठीक है, अपने साथ में लेखिका फ्लोरा को, भक्तिन को और अनुरूप नाम के नौकर को अपने साथ में ले गई। छात्रावास भी बंद हो गया। अब यहाँ पर हम आपको उसकी और करुण कथा सुनाते हैं कि लेखिका जो है जब सोना को छोड़ करके गई तो किस प्रकार से छात्रावास के बंद होने पर सोना की मृत्यु हुई, कैसे वह दुखी हुई, अब हम आपको ये बताएंगे। ठीक है, अभी तक हमने आपसे उसकी सुंदरता के बारे में बताया, उसके व्यवहार के बारे में बताया, वह कहाँ सोती थी, कैसे रहती थी, इसके बारे में हमने आपको बताया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? हाँ, तो जब छात्रावास भी बंद हो गया, लेखिका चली गई। लेखिका के जो अन्य उसने जो है कुत्ते पाल रखे थे, हेमंत और वसंत, वो लेखिका की इस आदत से परिचित थे, परंतु वो भी कभी कभी लेखिका को स्टेशन तक छोड़ने चले जाते थे। लेखिका जब उनको अपने साथ नहीं ले जाती थी तो वहाँ से वापस आ जाते थे और घर में उदास होकर के उनके आने का इंतजार करते थे। लेकिन सोना इस चीज़ से परिचित नहीं थी, लेखिका कभी भी उसको छोड़ के नहीं गई और वह छोटी थी तभी से लेखिका के साथ में रही। पहली बार लेखिका सोना को छोड़ करके गई। जब लेखिका चली गई तो छात्रावास में सोना इधर उधर घूमती रही। गर्मी की छुट्टियों में उसे कोई भी नहीं मिला, वह अकेली हो गई, एकदम किसी से भी बात नहीं करती थी, अकेले बैठी रहती थी, क्योंकि फ्लोरा से उसको प्रेम था। फ्लोरा भी साथ में चली गई थी लेखिका के, इसलिए वह जो है बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। लेखिका के द्वारा पैदल आने जाने के कारण धीरे धीरे ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया, गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई। ग्रीष्मावकाश किसे कहते हैं? आर्य नाम बताइए। वेरी गुड, ग्रीष्म माने हाँ गर्मी, अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियां।
2 जुलाई को जब लेखिका यात्रा से वापस लौटी तब उसके जो सभी बिछड़े हुए पालतू जीव थे वो कोलाहल करने लगे, यानी लेखिका को देखे तो बहुत खुश हो गए और खुश होकर के कोलाहल करने लगे, आपस में खूब हंस करके बात करने लगे, खूब देखने लगे, लेखिका के चारों ओर घूमने लगे। भाई उदास बैठे थे इतने दिनों से, गोधुली कूद करके लेखिका के कंधे पर बैठ जाती है, हेमंत वसंत उसके चारों ओर घूमने लगते हैं और हर्ष की ध्वनियों से उसका स्वागत करते हैं। परंतु सोना नहीं आई। यह देख कर लेखिका की दृष्टि जो है वह सोना को इधर उधर ढूंढने लगी। भाई जितने जीव वो अपने घर में छोड़ गई थी उसमें सारे जीव आ गए और सोना नहीं है, तो लेखिका इधर उधर देखने लगी। लेखिका ने माली से पूछा कि सोना कहाँ है। माली किसको बोलते हैं? हाँ, जो बगीचों की देखभाल करता है, ठीक है। माली से पूछा सोना कहाँ है। माली ने आंखें पोंछते हुए कोई भी जवाब नहीं दिया। कभी भी बच्चों कोई जब यात्रा से या बाहर से तुरंत आता है तो उसको कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दी जाती जो कि बहुत अप्रिय हो, ठीक है। कोई दुखद घटना तुरंत नहीं बताई जाती है, जब वो व्यक्ति थोड़ी देर बैठता है उसके बाद में उसको बताया जाता है। चपरासी और माली दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे, परंतु जब वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे उतने में ही लेखिका समझ गई। बाद में लेखिका को पता चला कि छात्रावास के सन्नाटे और लेखिका तथा फ्लोरा के जाने के कारण सोना अकेली पड़ गई और परेशान रहने लगी। सोना को बाहरी जीव जंतु या कोई मनुष्य मार कर खा ना जाए, इस कारण माली ने उसको जो है खुले मैदान में एक रस्सी से बांध दिया। जब रस्सी से बांध दिया तो थोड़े कुछ दिन तक तो ऐसे खेलती रही, दौड़ती रही, भागती रही, परंतु एक दिन अचानक वह यह भूल गई कि उसकी सीमा क्या है। वह बहुत तेज उछली सोना और जमीन पर मुंह के बल गिर गई। जमीन पर मुंह के बल गिरने के कारण सोना की मृत्यु हो गई। जब सोना की मृत्यु हो गई तो माली और चपरासी दोनों ने उसको गंगा में प्रवाहित किया और प्रवाहित करने के बाद में जब यह सब घटना उन लोगों ने लेखिका को बताई, तभी लेखिका ने यह निश्चय किया कि अब वह कभी हिरन नहीं पालेगी। तो बच्चों यही हमारी पूरे पाठ जो महादेवी वर्मा जी ने, हमारी लेखिका ने जो ये पाठ लिखा था उसका जो एक्सप्लेनेशन था वो यही था। मुख्य रूप से उन्होंने यही बताया इसमें कि लेखिका ने यह निश्चय किया था, परंतु क्यों किया था, क्या कारण था और सोना कौन थी। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोना कौन थी। तो इस पाठ के माध्यम से हमको यह शिक्षा मिलती कि पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके संरक्षण की भावना उत्पन्न करने के साथ साथ उनकी गतिविधियों का सूक्ष्म अवलोकन भी करना चाहिए। पशु पक्षियों से प्रेम रखना चाहिए, उनके साथ सद्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करते हैं उसी तरीके से पशुओं से भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों हमने आपको पूरा पाठ समझाया, बीच बीच में हमने आपसे इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे और अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं जिनका कि आप उत्तर दीजिए। लेखिका को सोना की याद क्यों आई? अरुण स्टैंड अप बेटा, हाँ आप बताइए। वेरी गुड। लेखिका को सोना की याद जब धीरेन्द्र नाथ बसु की जो पौत्री थी वो लेखिका के पास दूसरा हिरन लेकर के आती पालने के लिए, तब लेखिका को सोना की याद आ जाती है कि उसने एक बार सोना को पाला था और सोना की मृत्यु के बाद ही उसने यह निश्चय किया कि वह किसी और हिरन को नहीं पालेगी। तो जब वो दूसरे हिरन को देखती उसी को देख करके लेखिका को उसकी याद आ जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सोना कौन थी? समृद्धि स्टैंड अप, आप बताइए सोना कौन थी? वेरी गुड, सोना एक हिरनी थी। ठीक है, परंतु जब लेखिका लेकर के आती तब वह हिरण शावक से धीरे धीरे हिरनी बनती है। अगर आपसे सीधे पूछा जाए सोना कौन थी तो सोना एक हिरनी थी। सोना रात को कहाँ बैठती थी? आर्यन स्टैंड अप, आप बताइए कहाँ बैठती थी बेटा? हाँ, लेखिका के चारपाई या बेड के जो पाए थे उनके पास में वह बैठती थी। ठीक है, सोना का स्वभाव कैसा था? सोना का स्वभाव कैसा था आप बताइए गीतांजलि? हाँ, सोना स्वभाव से बहुत सरल थी और बहुत अधिक जो पशु और जीव जगत के लोग थे, जो मनुष्य थे, वह सभी से बहुत प्रेम करती थी, स्वभाव से बहुत सरल थी सोना।
ठीक है बच्चों, तो ये आपके प्रश्न हैं और इनको आपने बताया भी, अपने हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया। अब आप इनको जो है अभ्यास भी करेंगे, घर पर लिख के भी देखेंगे। अगर आप एक शब्द में लिख पाते तो बहुत अच्छी बात, वरना एक वाक्य में इनका उत्तर जो है लिखेंगे और आप इस पाठ को पढ़ेंगे। इससे संबंधित अगर आपको कोई समस्या भी होगी तो वो भी आप जो है पूछेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? समझ में आया आप लोगों की? थैंक यू।